नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धार्थ आज फिर आया हूं भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं। आज जो मैं टॉपिक जीएस का लेकर आया हूं वो करंट अफेयर का टॉपिक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार देश विदेश की जो घटनाएं घट रही हैं और जीएस के साथ अगर हम करंट अफेयर को जोड़ते हुए चलते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम करंट अफेयर पर प्रकाश डालेंगे और हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो भारत में घटित हो रही हैं। तो सबसे पहले अभी आपने देखा होगा कि अगस्त माह में अगर मैं बात करूं तो अगस्त माह में यूएनएससी में भारत ने क्या किया है? भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। यूएनएससी यानी इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो किसका अंग है? यूएनओ का अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंग है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई थी तब ही यूएनएसओ की स्थापना हुई थी, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगर मैं बात करूं इसके सदस्यों की तो इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 सदस्य, जिसमें 5 सदस्य क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं स्थायी सदस्य, 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। और जो भारत है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 2021 और 22 के लिए भारत को इसमें चुना गया है अस्थायी सदस्य के लिए। यहां पर मैं अगर बात करूं तो इसमें 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और रूस है। ये सदस्य क्या है? स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसमें इस बार यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। बात मैं अगर करूं यूएनओ की, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और यहां पर अगर मैं इसके सदस्य देशों की बात करूं तो सदस्य देश इसके कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। यानी यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। और यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? यूएनओ के अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें एक अंग आपका यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। यूएनओ के 6 अंग होंगे, उनमें से एक अंग कौन होगा? यूएनएससी, जो कार्य क्या करता है? वैश्विक शांति। इसका कार्य क्या है? वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति
विश्व में शांति को क्या करना, बढ़ावा देना, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, पुलिस के अनुसार कार्य करती है। जैसे लोकल स्तर पर पुलिस होती है, राज्य स्तर पर पुलिस होती है, सेंट्रल लेवल पर पुलिस होती है, तो अगर मैं विश्व स्तर पर बात करूं तो विश्व स्तर पर जो शांति और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आपने देखा होगा कि फरवरी 2021 में म्यांमार, बर्मा जो म्यांमार है उसमें सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, सैन्य शासन लगा दिया था। क्या लगा दिया था, सैन्य शासन लगा दिया था। और वहां की जो नेता थी उनका नाम आंग सान सू की था, उसको क्या कर लिया था, नजरबंद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो यहां पर यूएनएससी ने तुरंत एक्शन लिया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान पर कब्जा किसने कर लिया, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, और यहां पर यूएनएससी ने क्या किया है, यहां पर इसने भी एक्शन लिया है। यानी सीधा सा मतलब है कि जो यूएनओ है उसी का एक भाग अंग क्या है, यूएनएससी है। यूएनओ जहां विश्व में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अगर बात करेगा तो वो यूएनएससी करेगा। और भारत में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया है। मैंने पहले बताया अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष के बाद ये क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस बार जो प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है, अध्यक्षता भारत ने की है। भारत की तरफ से एक त्रिमूर्ति हैं जो यूएनओ में जिन्होंने भाग लिया है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये पहला क्वेश्चन था कि यूएनएससी में किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो यूएनएससी में किसने प्रतिनिधित्व किया है, भारत ने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हर हित स्टोर योजना किस राज्य ने शुरू की है, हर हित स्टोर योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका उत्तर क्या है, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने हर हित स्टोर योजना, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2024 तक बेरोजगार मुक्त हरियाणा, यानी हरियाणा में 2024 तक हरियाणा को क्या कर दिया जाएगा, बेरोजगार मुक्त कर दिया जाएगा। हर हित स्टोर योजना का मतलब है कि सरकार के द्वारा कोई भी दुकान या स्टोर खोलने के लिए क्या दिया जाएगा, उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हरियाणा का उदय कब हुआ था, हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर हरियाणा में विधानसभा की, तो हरियाणा में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 90 सदस्य हरियाणा में विधानसभा के हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर लोकसभा की, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में यहां पर 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं, 90 सदस्य किसके हैं, विधानसभा के। और राज्यसभा में यहां कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2021 के बजट की, तो 2021 का जो बजट था उस बजट में हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने रुपए का बजट पेश किया था, 1,55,645 करोड़ का बजट,
1,55,645 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होंगे? पंचकुला में होंगे। पंचकुला में ही क्या है? पंचकुला कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर हरियाणा के बारे में करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो पराली, पराली से बायोगैस संयंत्र कहां बनाया जाएगा? पराली से बायोगैस संयंत्र कहां बनाया जाएगा? तो पराली से बायोगैस जो संयंत्र है वो हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। तो हरियाणा का जो पेरिस है वो करनाल को कहा जाता है। और हरियाणा का के करनाल में देश का पहला बायोगैस संयंत्र बनाया जाएगा। देश का पहला बायोगैस संयंत्र कहां बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा करनाल में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अभी हरियाणा सरकार ने एक शब्द पर बैन लगाया जिसका नाम है गोरखधंधा। गोरखनाथ के जो अनुयायी थे उनकी सिफारिशों के आधार पर, क्योंकि गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के एक गुरु थे और उनकी जो भक्त हैं, उनकी आस्था में विश्वास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ये जो शब्द है गोरखधंधा को बंद करने की बात कही। तो हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित कोई भी गजट या कोई भी कार्रवाई में अब गोरखधंधा शब्द आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा में जो वोल्वो बस चलती है, हरियाणा में जो वोल्वो बस चलती हैं उनका नाम क्या है? सारथी। हरियाणा में जो वोल्वो बस चलती हैं उनका नाम क्या है? सारथी। और अगर मैं बात करूं हरियाणा में जो सीएनजी बसें चल रही हैं, जो बजट में भी लिखा था कि 24 सीएनजी बसें एनसीआर में चलाई जाएंगी, तो उनका नाम है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय जो सीएनजी बस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर हरियाणा की, तो जो तंबाकू उत्पाद अधिनियम, तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा में, तंबाकू उत्पाद अधिनियम, तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा के तहत, 2003 की धारा 7 के तहत हरियाणा में खुले में बीड़ी सिगरेट, हरियाणा में खुले में बीड़ी सिगरेट पर क्या कर दिया है? रोक लगा दी गई है। उसके बाद अभी मैं बात करूं और हरियाणा की अभी नई की, तो हरियाणा में स्पेशल पार्सल ट्रेन, स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है वो हरियाणा में कहां से चलती है? स्पेशल पार्सल ट्रेन, स्पेशल पार्सल ट्रेन ये अंबाला से चलती है। अंबाला से बांग्लादेश तक ये ट्रेन चलती है। यानी हरियाणा के अंबाला से ये ट्रेन कहां जाती है? दूसरे देश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद मैं अभी बात करूं अगर नई खबर की, तो जेल रेडियो की शुरुआत करने वाला, जेल रेडियो की शुरुआत किसने की? जेल रेडियो की शुरुआत करने वाला राज्य, जेल रेडियो की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? तो जेल रेडियो की शुरुआत करने वाला हरियाणा। और ये कहां से शुरू हुआ? ये हुआ आपका पानीपत जेल से। पानीपत जेल से जेल रेडियो, अंबाला जेल में भी जेल रेडियो की शुरुआत की गई। अंबाला जेल में भी जेल रेडियो, कैदियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया कि वो रेडियो जॉकी का कार्यभार संभालेंगे। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में कितने जेल हैं? तो हरियाणा में 21 जेल हैं। हरियाणा में कितने जेल हैं? 21 जेल हैं। हरियाणा में 21 जेल हैं। और उसके बाद संपर्क बैठक ऐप, संपर्क बैठक ऐप, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए संपर्क बैठक ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा के विद्यार्थियों को, हरियाणा के विद्यार्थियों को, हरियाणा के विद्यार्थियों को
प्रशिक्षित करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद में अगर बात करूं यहां पर हरियाणा के बारे में, तो अभी हाल में ही हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति कैंसर, किडनी या एड्स जैसे गंभीर रोग से पीड़ित है, अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति कैंसर, किडनी रोग या एड्स, कैंसर, किडनी या एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, मतलब तो उसको सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 2250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 2250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और अगर किसी को टीबी हो जाती है, लंबे समय तक अगर किसी को क्या हो जाती है, खांसी रहती है, और उसके बाद उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, तो 500 रुपए प्रति माह कौन देगा? सरकार मुहैया कराएगी। तो ये आपने हरियाणा के बारे में जाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बनाया गया? हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी को बनाया गया था। अगर मैं बात करूं 11वां नगर निगम, तो अभी हाल में ही 11वां नगर निगम भी बनाया गया है। तो 11वां नगर निगम कहां बनाया गया है? 11वां नगर निगम मानेसर कहां पर है? मानेसर गुड़गांव में 11वां नगर निगम भी बनाया गया है। नगर निगम जिसका मेन मुखिया कौन होता है? जिसको हम कहते हैं मेयर या महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर या महापौर कहते हैं। वो हरियाणा में 11वां बनाया गया है। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन यहां पर पढ़ते हैं कि भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला शहर, 100% वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? भुवनेश्वर शहर। कौन सा शहर है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर शहर कहां पर है? ये उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है, तो वो शहर कौन सा है? उड़ीसा है। उसके बाद भारत का अगर मैं बात करूं गांव की, तो वे कौन सा गांव है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है? तो वो ब्योम गांव है। कौन सा गांव है? ब्योम गांव। और ब्योम गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में यह गांव पड़ता है। मैं बात करूं यहां पर तो भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य, तो वो कौन बना है? इसमें एक ये है सबसे कम नगरीकृत राज्य। सबसे कम नगरीकृत राज्य तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नगर कम है, इसको इसलिए सबसे कम नगरीकृत राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे कम नगर हैं। उसके बाद हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहां पर भू कानून लागू किया है। भू कानून लागू किया है, जिसका मतलब होता है कि बाहर का यहां पर अगर कोई व्यक्ति आकर निवास करेगा
तो बाहर के व्यक्तियों को एक सीमित दायरे के तहत ही भूमि आवंटन कराई जाएगी, जो कानून हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। अभी हाल में ही 2 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। 2 प्रकार के टीके, एक टीका है कोविशील्ड का टीका, कोविशील्ड का टीका, और दूसरा टीका है कोवैक्सीन का। 2 प्रकार के टीके एक लगाया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा कोविशील्ड लगाया जा रहा है, और जो कोवैक्सीन है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? भारत बायोटेक लिमिटेड, भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे 100% वैक्सीनेशन वाला शहर भुवनेश्वर है, गांव व्योम गांव है, और भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि अभी हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश ने, तो इसको लिखो, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, अभी हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु और अपना राजकीय पक्षी बनाया है या लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन लिखो पहले कि हाल में ही इसमें लिखो हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु व पक्षी लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। क्या है इसका उत्तर? लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन सा है? भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। और लद्दाख कब बना था? 31 अगस्त 2019। 31 अगस्त 2019 को कौन बना था? लद्दाख बना था। और जो बना था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत लद्दाख को बनाया गया था। और लद्दाख का जो उपराज्यपाल है, लद्दाख का उपराज्यपाल का क्या नाम है? लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। क्या है? राधा कृष्ण माथुर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये कौन है? ये है यहां का उपराज्यपाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर जो प्रश्न है कि अपना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा लॉन्च किया है, तो राजकीय जो पशु है उसका नाम है हिम तेंदुआ। क्या नाम है? हिम तेंदुआ। और राजकीय जो पक्षी है वो है काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला सारस। हिम तेंदुआ क्यों लिया गया? विलुप्त प्रजाति। 2009 में सरकार ने हिम तेंदुआ परियोजना स्टार्ट की थी, हिम तेंदुआ परियोजना। और हिम तेंदुआ परियोजना के तहत भारत में हिमालयों में रहे जाने वाले या पाए जाने वाले जो तेंदुए थे उनका संरक्षण करना था। बात करूं यहां पर मैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कौन सा बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जिसमें वन्य जीवों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। ये जो तेंदुआ है, हिम तेंदुआ,
IUCN, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। IUCN की स्थापना 1964 में हुई थी और इसमें एक रेड प्रजाति या लाल प्रजाति की किस्में पाई जाती हैं। लाल प्रजाति की किस्में पाई जाती हैं और इसमें आपके जो भी विलुप्त प्रजाति हैं उनको रखा जाता है। तो राज्य के पशु कौन सा हो गया? हिम तेंदुआ। और राज्य के जो पक्षी है वो कौन सा है? काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला जो सारस है वो कौन सा है? राज्य के पक्षी। अगर मैं बात करूं यहां पर तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहां है प्यारे बच्चों? ये है लद्दाख में। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में। अगर मैं बात करूं कराकोरम पर्वतमाला श्रेणी, तो कराकोरम पर्वतमाला श्रेणी कहां पर है? तो कराकोरम पर्वतमाला श्रेणी ये भी लद्दाख में ही है। और अभी सरकार ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहां? लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना लद्दाख में की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है कि हाल में ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस प्रदेश ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में शराब, मांस, दुर्व्यसन पर रोक लगा दी है? क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि मथुरा कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं सीटों का बंटवारा करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 80 सीट। कितनी है? 80। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट। और विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो विधानसभा की 404 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 404 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में। और यहां पर कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो जब हम पढ़ते हैं अपने संविधान का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, तो उसमें साफ तौर पर आर्टिकल 36 से 51 तक क्या लिखा है? 51 तक राज्यों को कुछ क्या दिए गए हैं? राज्यों को नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। और उसी का आर्टिकल है 47। क्या है? 47 आर्टिकल, जिसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अगर राज्य चाहे क्या कर सकता है? राज्य अगर चाहे तो अपने यहां पर मद निषेध मतलब शराब या अन्य दुर्व्यसन पर क्या कर सकता है?
रोक लगा सकता है, और ऐसा किया भी। कुछ राज्यों ने इनका पालन किया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा राजस्व आय का स्रोत क्या है? शराब है। और युवाओं का क्या है? यह सबसे अच्छा पेय है। पीने वाला जो पदार्थ है वो युवाओं का सबसे चहेता पेय पदार्थ है। मैनू तेरी याद ओंदी कदी कदिया, ओदा हल अदिया ओदो बाद बदिया। इसका मतलब क्या है कि युवा लगातार क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं, जिससे सरकार की इनकम हो रही है। तो कुछ राज्य हैं जिन्होंने आर्टिकल 47 का पालन किया। कौन कौन से राज्य हैं? इसमें एक राज्य है गुजरात, एक राज्य इसमें बिहार जहां पर शराब बंदी, नागालैंड, ये राज्य क्या है? इनमें शराब पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। लेकिन हरियाणा में शराब कैसी है? सस्ती है। उत्तर प्रदेश में भी सारे ठेके, क्या आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लॉकडाउन लग रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन अमृत की जो दुकान है उस पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी क्या लगी हुई हैं? लाइन लगी हुई है, और लोग स्टॉक ले जा रहे हैं, कभी कल बंद मिले, यानी बैग में भरकर। और सरकार की क्या हो रही है? सरकार की इससे आय हो रही है। तो जो भूमि श्री कृष्ण जन्म भूमि है, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसे स्थल पर अगर कोई शराब और मांस बेचता है तो वो कहीं ना कहीं राज्य को भी नुकसान पहुंचाती है, और वहां के जो आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हीन भावना का या अन्य बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहां पर रोक लगा दी गई है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक है अस्पाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। अस्पाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, यह कहां है? गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ये कहां है? ये है आपका गोरखपुर में। कहां है? गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। और जो अभी 9 अगस्त को क्या मनाया हमने? काकोरी कांड स्मृति दिवस। क्या मनाया? काकोरी कांड स्मृति दिवस हमने 9 अगस्त को मनाया। तो 9 अगस्त को काकोरी कांड जो स्मृति दिवस मनाया गया, तो काकोरी कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें लखनऊ से चलने वाली जो ट्रेन थी जिसका नाम 8 डाउन स्ट्रीट ट्रेन था, उसको अस्फाक उल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, रोशन लाल और जितने भी उनके अन्य सहयोगी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी सहायता से उसको क्या कर लिया था? उसमें डकैती डाली गई थी, जिसको इतिहास में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कहा जाता है। लेकिन हाल में ही क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। लेकिन हाल में ही इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन, काकोरी ट्रेन, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन योजना। यानी ये एक षड्यंत्र नहीं था, यानी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दूसरा नाम इसका रख दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो श्री राम का मंदिर कहां बनेगा? श्री राम का मंदिर बनेगा, ये बनेगा आपका अयोध्या में। उसके बाद अभी हाल में घोषणा हुई है कि श्री राम एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट कहां बनेगा? यह बनेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में। और अभी सरकार ने घोषणा की है कि हाल में ही श्री राम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर क्या बनाई जाएगी? यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और वो कहां बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी आपकी अयोध्या में। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे क्या आए हैं, श्री राम भगवान आए हैं। तो श्री राम का यहां पर गुणगान होगा। उसके बाद में अगर बात करूं यहां पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन लंगड़ा कार्यक्रम, जिसमें अपराधियों को क्या करना था, गोली मारकर लंगड़ा कर देना था। अपराधियों को गोली मारकर क्या कर देना था, लंगड़ा कर देना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूपी में अभी एक जनसंख्या बिल आया है 2021, जनसंख्या बिल 2021, तो जिसमें 2 से अधिक बच्चों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी यूपी में जनसंख्या बिल 2021 आया है और 2021 के बिल के तहत 2 से अधिक बच्चों पर क्या नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे दो का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बहराइच में सुहेलदेव, महाराजा जो सुहेलदेव थे उनकी प्रतिमा का क्या किया है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। और इसके लिए एक पुस्तक भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। क्या नाम था, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ये महाराजा सुहेलदेव थे और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक उनकी मूर्ति का क्या किया, अनावरण किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपने देखा होगा कि जो मुगल सराय जंक्शन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। यानी जो जनसंघ पार्टी थी, बीजेपी से पहले जो एक संघ था जनसंघ, यो उसके क्या थे, ये भी एक उसके निर्माता थे, यानी सह निर्माता थे, उसको बनाने में इनका हाथ था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जो है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, हरिगढ़। और जैसा उत्तर प्रदेश में पहले हुआ भी, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद जो अकबर ने बसाया था, इलाहाबाद यानी इलाही धर्म को मानने वाले वे लोग जो वहां पर आबाद करते थे, निवास करते थे, इलाहाबाद कहलाया। और प्रयागराज इसका नाम इसलिए कहा कि यहां पर आपको पता होगा कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, कुंभ मेला यहां पर लगता है। उसके बाद परयाग मतलब प्रथम यज्ञ, और प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने यहां पर किया था। और यहां पर जब प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने किया था तो इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया। तो अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी हम दिखा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन आप अगर देखोगे कि तो हरियाणा में भी मेवात का नाम नू कर दिया गया, उसके बाद गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया गया, या आपका मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया। नाम बदलने का सिलसिला जारी है। यहां पर मध्य प्रदेश में भी जो आपका होशंगाबाद था उसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करें, भारद्वाज इंस्टीट्यूट जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।